हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। बहुत सिंपल शब्दों में हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनरल स्पीकिंग, कई बार आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं कि अरे हमारा चेक तो जो है वो डिसऑनर हो गया। चेक का डिसऑनर होने का क्या मतलब आप मानते हैं? किसी व्यक्ति ने आपके लिए कोई चेक बनाया। एक एग्जाम्पल समझिएगा, कोई व्यक्ति है ए, उसने एक चेक ड्रॉ करा बी के लिए। यहाँ पर बी बन गया पेई, जिसके लिए वो चेक ड्रॉ करा गया है। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर जो ए ने चेक बी को बनाया है वो ए के ऊपर कोई लाइबिलिटी होगी, ए के ऊपर कोई डेब्ट रहा होगा, कोई लाइबिलिटी रही होगी। उसको पे करने के पर्पस से ही ए के द्वारा एक चेक बी के लिए बनाया गया है। ये जो हमने प्रिज्यूमशन करी है, इस बात को जो हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं, ये वाली बात हमें सेक्शन 139 में बताई गई है। तो ए ने बी के लिए एक चेक बनाया, अच्छी बात है। बी उस चेक को लेकर अपने बैंक में गए। बी ने वहाँ जाके उस चेक को प्रेजेंट करा। जब बी ने वो चेक वहाँ प्रेजेंट करा तो बैंक ने इनसे कहा कि आपका ये चेक तो डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक ने उन्हें कहा कि आप इस चेक पर जो अमाउंट लिख कर लाए हैं, हम वो आपको अमाउंट नहीं दे सकते हैं। क्यों पूछा उसने बी ने, क्यों नहीं दे सकते? अब बैंक ने रीज़न बताया कि भाई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न बैंक ने बता दिया कि जिस अकाउंट नंबर को आपने इस पर लिखा है, जिस अकाउंट से आप पैसा है उस चेक में, चेक का बना हुआ है ये, उसमें इतना बैलेंस ही नहीं है, हम कहाँ से आपको पैसा दे देंगे, फंड इनसफिशिएंट है। बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया इस चेक पर। बैंक ने कहा क्योंकि अकाउंट जिनका ये चेक जिन्होंने बनाया है, जिनका ये चेक है, जिनका ये अकाउंट है, उन्होंने अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। या फिर स्टॉप्ड पेमेंट बाय ड्रॉअर, उन्होंने अपना पेमेंट करने से, पेमेंट किसी और को देने से मना कर दिया है। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। चेक जब आप प्रेजेंट करा, जब बी ने चेक प्रेजेंट करा बैंक में, तो बैंक आपको मना कर रहा है। बैंक कह रहा है कि ये जो चेक है वो डिसऑनर हो चुका है। उसके डिसऑनर होने के बहुत सारे रीज़न यहाँ पर बैंक के द्वारा बता दिए गए हैं। बैंक यहाँ पर आपको एक रिटर्न मीमो, जिसे आप डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न मीमो बैंक आपको यहाँ पर जो है वो जारी करेगा। और उसमें जो रीज़न बताए गए थे, बहुत एक लिस्ट होती है पूरी रिटर्न मीमो में, बैंक आपको बताएगा कौन से रीज़न की वजह से आपको चेक डिसऑनर माना गया है। अब ये जानकारी, अब समझिएगा, जब ये जानकारी बी को मिली, इनको जब रिटर्न मेमो मिला, इनको जब बी को ये जानकारी मिली कि इनका जो चेक था वो डिसऑनर कर दिया गया है, तब से अब क्या करेंगे बी? अब बताइए बी अब क्या करे? जिस दिन बी को इस बात की जानकारी मिली, किस बात की, कि इनका चेक डिसऑनर हो चुका है, बाय रिटर्न मीमो जानकारी मिली, तब से 30 दिन के भीतर, तब से 30 दिन के भीतर जो बी होगा वो ए को इस बात के लिए नोटिस भेजेगा। तब से 30 दिन के भीतर वो इस ए को इस बात के लिए कैसे भी करके नोटिस भेजेगा। जनरल स्पीकिंग, शुरुआत में तो कोशिश यही की जाएगी कि ओरली फ़ोन वगैरह के माध्यम से आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि भाई ऐसे ऐसे चेक डिसऑनर हो गया है, आपसी रजामंदी से बात कर लो, क्यों हो गया, पैसा हमारा चाहिए हमको। यहाँ पर सेक्शन 138 की हम बात कर रहे हैं। ये जानकारी होने के 30 दिन के भीतर बी ए को एक नोटिस भेजेगा। अब हम बात करते हैं, ए को जब नोटिस जाएगा तो उस नोटिस में क्या होता है। ए को नोटिस जा रहा है, इस नोटिस में क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये बताया जाएगा बी के द्वारा कि ए ने उनको यह चेक क्यों बनाया। भाई
ए के बताएगा भी यहाँ पर अपने नोटिस में कि ए के ऊपर लायबिलिटी थी, इन्होंने हमसे पैसा उधार लिया था और जब पैसा वापस करने की बारी आई तो इन्होंने हमें एक चेक बनाकर दे दिया। चेक का नंबर क्या है, चेक कौन सी डेट को बनाया गया है, चेक कौन सी बैंक का है, आपने उस चेक को कब बैंक में प्रेजेंट किया, कौन से बैंक में आपने प्रेजेंट किया। अच्छा, आपने एक बात नोटिस करी, आपने उस चेक को कब प्रेजेंट किया, ये वाली बात भी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 138 में क्लियर कर दिया गया है कि जब आपके पास चेक है तो आप उस चेक के बनने के 3 महीने के भीतर उस चेक को आप बैंक में पेश करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये इसका वैलिड टाइम पीरियड बताया गया है। पहले ये टाइम पीरियड 3 महीने का नहीं 6 महीने का था, अमेंडमेंट होकर 3 महीने का इसे कर दिया गया है। हाँ, चेक नंबर बताएंगे नोटिस में आपकी, हमें इस चेक नंबर का हमें चेक मिला था, इस डेट को मिला था, इस बैंक का था, इस चेक को हमने प्रेजेंट कब करा था, कौन से बैंक में हमने प्रेजेंट किया था, हमें बैंक की तरफ से किस दिन इस बात की जानकारी दी गई कि हमारा चेक डिसऑनर हो चुका है, ये जानकारी कब हमें प्राप्त हुई। तब हम ये नोटिस आज की तारीख में जानकारी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर आपको भेजना है, उसको ये नोटिस भेज रहे हैं। अब एक बात याद रखना, अब जो आप नोटिस भेज रहे हैं तो उस नोटिस में अब आप लिखेंगे डोर के लिए, ए के लिए, कि जिस दिन आपको नोटिस मिल जाएगा तब से 15 दिन के भीतर आप हमें हमारा पूरा पेमेंट कर दें। उस नोटिस के माध्यम से अब हम ए को यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं, 15 दिन का उसको हम टाइम देंगे। अब आती है बात 15, जिस दिन इसको नोटिस सर्व हुआ तब से 15 दिन आप लगा लीजिए। 15 दिन निकल गए, इसने ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया और ना ही इसने पेमेंट ड्रॉ जो है ए उसकी तरफ से बी को दिया गया पेज। ठीक है, अब यहाँ पर बी क्या करेगा, अब यहाँ पर जो बी होगा वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट में। सेक्शन 138 की कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की जाएगी। कौन से कोर्ट में फाइल की जाएगी? जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की जो क्लास, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उनकी कोर्ट में। ठीक है, वहाँ पर सेक्शन 142 आप रीड कर लीजिएगा। उनकी कोर्ट में आप एक कंप्लेंट सेक्शन 138 की यहाँ पे फाइल की जाएगी। सेक्शन 138 की जब कंप्लेंट फाइल की जाएगी तो यह जो कंप्लेंट होगी रिटन कंप्लेंट होनी बेहद ज़रूरी है। कैसी कंप्लेंट है? रिटन कंप्लेंट होनी चाहिए। ये कंप्लेंट कब दाखिल की जाएगी? जब आपने इसको नोटिस भेजा है, नोटिस की इस पर तामील हो चुकी है, तामील होने के 15 दिन का इसको समय दिया गया था, इसने आपको पेमेंट नहीं दिया गया। वो 15 दिन ख़त्म हो जाने के बाद से 30 दिन के भीतर, नोटिस के 15 दिन ख़त्म हो जाने के बाद से 30 दिन के भीतर कंप्लेंट फिर यहाँ पर दाखिल की जाएगी। डिसऑनर ऑफ चेक की जो कंप्लेंट दाखिल की जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। विद इन टाइम पीरियड बहुत मायने रखती है कि वो कंप्लेंट टाइम पीरियड में ही आनी चाहिए। अगर वो कंप्लेंट टाइम पीरियड में नहीं आ पा रही है, टाइम पीरियड को पार कर रही है, तो फिर उसके साथ में सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एक एप्लीकेशन जाएगी और आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आपके द्वारा क्यों टाइम पीरियड के भीतर अपना कंप्लेंट दाखिल नहीं की गई है। जब कंप्लेंट दाखिल की जाएगी कोर्ट में तो उस कंप्लेंट में क्या बातें नोट करी जाएंगी। जब कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल की जाएगी तो सबसे पहले आप जो आपके फैक्ट्स हैं कि कब ए के द्वारा क्यों आपको ए ने चेक क्यों बनाया, ए ने आपको चेक, कौन सी ऐसी डेब्ट और लायबिलिटी थी जो वो आपको पे कर रहा था, चेक किस दिन बनाया, चेक कौन से दिन बनाया गया, चेक बनाए चेक का नंबर क्या है,
चेक कौन से दिन बनाया गया, कौन सी बैंक का चेक है, आपने चेक को कब कितने समय के भीतर अपनी बैंक में प्रेजेंट करा, कौन सी बैंक में आपने प्रेजेंट करा, आपके द्वारा उसको इन्फॉर्म मतलब नोटिस कौन सी तारीख को भिजवाया गया, उसको नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर क्या उसने आपको पेमेंट वगैरह कुछ करा है कि नहीं करा, नहीं करा तो ही हम आए हैं, पेमेंट नहीं करा गया है। इस सब बातों को आप अपनी कंप्लेंट में बताएंगे। कंप्लेंट में आप एक डॉक्यूमेंट लिस्ट भी आप बनाएंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट भी उसके साथ में लगेगी। डॉक्यूमेंट लिस्ट में आप बताएंगे ओरिजिनल चेक आप लगा कर देंगे, ओरिजिनल चेक लगेगा उसके साथ में, रिटर्न मीमो लगेगा, रिटर्न मीमो लगेगा, ओरिजिनल चेक लगेगा, नोटिस और नोटिस की आपके द्वारा किस तरह नोटिस उसको भेजा गया, तो जो रजिस्ट्री की रसीद वगैरह है वो सब यहाँ पे लगाई जाएगी इसमें, ठीक है। और तब ये कंप्लेंट आपकी कोर्ट में जाकर फाइल की जाएगी। अब एक जनरली स्पीकिंग क्वेश्चन सेक्शन 138 आपने रीड कर चुके हैं। आप ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 138 एनआई एक्ट का गिल्टी माना जाता है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। उसको 2 साल तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट कारावास 2 साल तक का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि जितना चेक में अमाउंट लिखा हुआ था, जो चेक में अमाउंट लिखा हुआ था उसका दुगना अमाउंट करके उस पर फाइन लगा दिया जा सकता है, या फिर दोनों, जैसा कोर्ट को उचित लगे वैसा वो डिसीजन कर सकती हैं यहाँ पर।